गरिमा गुप्ता है और मैंने एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ IVY हॉस्पिटल मोहाली में। इसके पहले मैंने अपनी सारी एजुकेशन एम्स न्यू दिल्ली से पूरी की है। मैंने अपनी MBBS MD ऑब्स एंड गायनी एम्स दिल्ली से पूरी की है। एम्स दिल्ली, जैसे आपको पता है, इंडिया का मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और उसे इंडिया का मेडिकल हार्वर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने एम्स दिल्ली से सुपर स्पेशलाइजेशन भी की है, जो कि DM है इनफर्टिलिटी में। ये डिग्री सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली में ही है, अभी इंडिया में अवेलेबल है एंड साल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट इसके लिए सिलेक्ट होता है। ये तो सारी बातें हुई मेरी एजुकेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक अच्छे प्लेयर को बनने के लिए, जैसे कि सपोज करो विराट कोहली को ले लें, उसको बनने के लिए, उसको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सिर्फ अच्छे फॉर्म में होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उसे एक अच्छे स्टेडियम, अच्छे पिच, अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो इसी उसके साथ मैंने IVY हॉस्पिटल मोहाली में ज्वाइन किया है और मैं उनकी बड़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, ताकि मैं अपनी फैसिलिटीज़ पेशेंट तक पहुँचा सकूँ। इस वजह से वो थोड़ा मेरा पर्सनल रीज़न है। मेरे हस्बैंड पंचकुला से हैं, तो शादी के बाद मैं पंचकुला में शिफ्ट हो गई। इस वजह से मैं ट्राई सिटी में आ गई। तो इन्होंने आपको ऑफर किया या आपने ये चूज किया? सर, आप कह लीजिए कि दोनों तरीके से हुआ। मैं जानती थी कि IVY में IVF होता है और यहाँ पे ऑलरेडी एक लैब एग्जिस्ट करती है एंड तो उस तरीके से मैंने इन्हें अप्रोच किया। मैम ने भी मेरे सारे CV देखी और फिर उस तरीके से, मतलब दोनों बाय डायरेक्शनल, ऑब्वियसली अप्रोच मैंने पहले किया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हाँ जी। उसमें क्या, उसका क्या मेन रीजन क्या है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब IVY में वी हैव अ वेरी स्टेट ऑफ आर्ट ART लैब, जिसमें कि सारी IVF और इनफर्टिलिटी की सर्विसेज अवेलेबल है। आप सारी सर्विसेज का जैसे नाम ले, ओवुलेशन इंडक्शन, IUI, IVF, ICSI, असिस्टेड हैचिंग, क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स एंड लैप्रोस्कोपिक फर्टिलिटी सर्जरीज भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम भी है IVF की, जिसमें कि काउंसलर्स हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। और सारे IVF करने के लिए ये सारी बहुत ज़रूरत चीज़ें होती हैं एक IVF जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए और एक पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए। तो अब ये सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि IVY में स्टार्ट हो गई, पहले भी स्टार्टेड थी, अब और फुल फ्लेज में स्टार्ट हो गई हैं। तो बस हम इस मीडिया के थ्रू हम ये पेशेंट को बताना चाहते हैं कि अब जो भी, अगर इनफर्टिलिटी से जो भी पेशेंट जूझ रहा है, जो भी कपल इससे कोई प्रॉब्लमेटिक उसमें सिचुएशन में है, वो यहाँ पे आ सकता है और फिर हम उसे पहले इवैल्यूएट करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सबको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पेशेंट को आमतौर पे ये गलतफहमी है, ये धारणा है कि इनफर्टिलिटी है तो भाई उसका एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा भी और कई ट्रीटमेंट है, अगर हम ठीक तरह से इवैल्यूएट करें पेशेंट को। तो नॉर्मली कभी कभी एक सिंपल IUI या सिंपल एक टाइम इंटरकोर्स से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, या सिंपल एक काउंसलिंग से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस वजह से जब भी कोई कपल आता है, हम उसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, क्या कॉज क्या है, क्या फैक्टर है, और उस तरीके से ही हम उसे एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कि इंडिविजुअलाइज और एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये आपने ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ IVF ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? वही है कि पहले हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। दोनों कॉज हो सकते हैं, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है, मेल फैक्टर भी हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी हो सकता है, उसको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि मेल फैक्टर की, तो पहले सबसे पहले एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि हम उनको शुक्राणु का जांच कर सकते हैं और उससे एक सिंपल तरीके से पता चल सकता है। वहीं एक फीमेल फैक्टर को 3 चीज़ें होती हैं जो हमें टेस्ट करनी पड़ती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ट्यूब में प्रॉब्लम थी, कि यूट्रस में प्रॉब्लम है, कि ओवरी में प्रॉब्लम है। तो हर तरीके के टेस्ट अवेलेबल है और फिर उसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कारण क्या था, फैक्टर क्या था, और फिर उसी तरीके से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। आपके एक्सपीरियंस में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो लेडीज में है या जेंट्स में, इसमें कोई एक्सपीरियंस? सर, ऐसा नहीं है, दोनों की अगर हम परसेंटेज में बात करें, इंसिडेंस में बात करें, तो दोनों के लगभग 30% फीमेल कॉज है, 30% मेल कॉज है, और कंबाइंड कॉज अलग 30% है।
तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जनता को लगता है कि शायद फीमेल ही एक लौता कारण है, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से 50-50 कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसके कारण क्या है? किसी कारण के घर में प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण क्या है? रहने सहन खान पीन आजकल एक तो मेजर जो बहुत चेंज आया है पहले से और अब में, मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर इज कि अब सबसे ज़्यादा लेट मैरिजेस सबसे ज़्यादा होती हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में है, वो लोग ज़्यादा लेट में शादी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि महिलाओं में जो अंडे की क्वालिटी है, जो उनके एग का क्वालिटी है, जो नंबर है, वो थोड़ा गिर जाता है। और मेल्स में भी होता है, पर मेल्स में इतने जल्दी नहीं होता जितना फीमेल्स में होता है। तो जैसे हम बात करें नॉर्मल टर्म में, लोगों को पता है कि एक फीमेल की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसके अकॉर्डिंग ही एक फीमेल को प्रेगनेंसी कब करनी है कब नहीं करनी वो डिसाइड होती है। तो फर्स्ट फोमो कॉज है कि आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, फिर लेट प्रेगनेंसीज कर रहे हैं लोग। दूसरा एनवायरमेंटल कॉज भी है कि हमारे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमारी बॉडी को कई तरीके से अफेक्ट करता है। वन ऑफ द कॉजेज़ की वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर रहा है। दूसरा, अगर हम एनवायरनमेंट की बात के साथ साथ एनवायरनमेंट कॉज के साथ साथ लोगों की लाइफस्टाइल भी इतनी आजकल चेंज हो गई है पहले के कंपैरिजन में। आजकल कपल्स के बीच में मोर इनटेक ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ गया है आज के डेट में। दोनों वाइफ हस्बैंड का जब एवेल्युएशन करें तो इसका टोटल एक्सपेंसेस कितना अप्रॉक्सीमेटली है? सर, वो एक्सपेंसेस ऑल डिपेंड्स कि हम कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, एंड उसका कितना डोज पेशेंट को लगता है। ऐसे हम एकदम से नहीं बता सकते। इसमें कोई हॉस्पिटल की तरफ से भी उनको एडवाइजेस किया? हाँ सर, अगर हमने पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट डिसाइड किया है कि हम आईवीएफ कर रहे हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं, उसका हमारे आईवी हॉस्पिटल में एक पैकेज डिसाइड है, वो हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। बाकी अगर पेशेंट कोई हेल्प होती है उसमें? कोई हेल्प एज सच कोई अभी सर हेल्प नहीं है, कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कोई इंश्योरेंस का जो कुछ जरूरतमंद लोग हाँ हैं, जी सर, लेकिन शायद उसको इतना पैकेज पे करने के लिए मतलब कैपेसिटी नहीं है। हाँ जी सर। व्हाट दे विल सर वी कैन प्रोवाइड देम लुकिंग एट देयर सिचुएशन। सर, हम उनको थोड़े कम रेट में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम अपने पैकेजेस को लेके, पर एज सच इसमें मैं एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी। आई एम डॉक्टर कंवलजीत, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द आईवी हेल्थ केयर ग्रुप। सो डॉक्टर गरिमा ने सानू ज्वाइन किया है जी। इन्हां वड्डियां क्वालिफिकेशनस ते स्पैशलाइजेशन इस ट्राई सिटी दे विच पूरे पंजाब दे विच कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं जिन्हें इस फील्ड दे विच इन्नी हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। सो मैं तुहाडा सवाल का जवाब देना चाहांगी। तुसीं कहा कि भी डिस्काउंट या कुछ पेशेंट जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने असीं किद्दां मदद कर सकते हैं। असीं हमेशा आईवी हॉस्पिटल दे विच मदद करते आए हैं। जे कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उन्होंने असीं कुछ डिस्काउंट करके जरूर उसका इलाज करना चाहांगे। एक गल मैं होते ऐड करना चाहांगी कि कई बारी जिहड़ी इनफर्टिलिटी है ना, लोकां नूं इहदी नॉलेज नहीं होंदी। कई बारी छोटे इलाज नाल भी आंदा पेशेंट ये सोच के है कि शायद मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी होना है, बट कई बारी थोड़े इलाज नाल ही डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होंगे जिहड़े तुहानूं लिख के भेजे ने कि असीं उस सारी रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशनस प्रोसीजर्स करते हैं। तो कई बारी वो छोटी जी मदद के नाल ही घट खर्चे विच ही उसका सोल्यूशन मिल जाता है जदों कोई स्पैशलिस्ट इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। फर्क ये इन्ना एक गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्हें नॉलेज एक्वायर की हुई है गायनी या ऑब्स्टेट्रिक्स दी सारिया प्रॉब्लम्स की। एक डॉक्टर है जिहड़ी इस चीज़ की माहिर है, उन्होंने कई बारी छोटा जा भी ट्रीटमेंट करके IUI कहने असीं उन्होंने एक गाइडेंस दे के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कई बारी प्रेगनेंसी हो जाती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी की लोड़ पैंदी ही नहीं। कई बारी बंदा वही डर जाता है भी ये बड़ा लाख 1.5 लाख का खर्चा भी इन्हूं किद्दां असीं करांगे। सो कहण दा भाव यह है कि जदों आपां सही डॉक्टर कोल पहुंच जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उस लेवल पे इसका जो एक्सपेंसेस है वो क्या वन टाइम पे करना होता है या फिर इसकी भी कुछ इंस्टॉलमेंट EMI बनाई जाती है? EMI नहीं होती जी, पैकेज होता है। बट ये ऐसा नहीं होता कि आज मरीज को एडमिट कर लिया आज ही सारा कुछ उसका हो जाना है ना। उसमें स्टेजेस होती हैं। पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। जब उसका लेवल पहुंचता है फिर उस लेवल पे जाके हमने वो प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। तो ये ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है। तो हम कुछ एडवांस ले लेते हैं, फिर बाकी की पेमेंट करा के कंप्लीट कर लेते हैं। आया है। So age is the biggest factor.
कौन सी एज का आया है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड नहीं, ये करता जो है। आईवीएफ है वो किस एज के फैक्ट के बाद ज़्यादा होता है? पहले ऐसा था कि 40 इयर्स के बाद में औरत का जो एक का नंबर था, जो क्वालिटी थी वो खराब होती थी। पर क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के इतना ज़्यादा प्रभाव है आजकल, एंड ऑल्सो क्योंकि लेट मैरिजेस इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो अब ऑलमोस्ट 35 या नियर 30 में भी हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी असर आने लगता है और एक की क्वालिटी में सडन ड्रॉप आजकल देखने को मिलता है। टीम बनाई है ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਿਮਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਓਨੈਸਟ ਐਥੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਵੇ करना चाहती हूँ। बताया कि हमारे यहाँ IVF की सारी फैसिलिटीज़ और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ दो नई जो चीज़ें जो हम ट्राई सिटी में ऐड करना चाहते हैं, द फर्स्ट वन इज रीजनरेटिव मेडिसिन। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि एग की क्वालिटी आजकल इतनी जल्दी ख़राब हो रही है, तो फीमेल्स में जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है फीमेल्स का, वो टाइम से पहले ख़राब हो रहा है। तो उसकी वजह से यूजुअली उनको डोनर IVF सजेस्ट कर दिया जाता है। पर रीजनरेटिव मेडिसिन अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम स्टेम सेल थेरेपी या PRP थेरेपी करके हम एक फीमेल को अपने ही एग से IVF करा सकते हैं, जिससे कि वो अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड उनको मिल सकता है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन इज़ अ वेरी न्यू थिंग, जो अभी सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में या फिर इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही अवेलेबल है। तो हम अब ट्राई सिटी में भी ये स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज़ जो है वो है ऑन्को फर्टिलिटी, दैट इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्व करना उन पेशेंट में जो अभी न्यूली कैंसर डायग्नोज पेशेंट है। क्योंकि जब भी कैंसर का नाम आता है लोग डर जाते हैं, पूरी फैमिली चिंतित हो जाती है और डॉक्टर्स भी चिंतित हो जाते हैं और उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी जो उस बच्चे को मिलने वाली है, उससे उसके शुक्राणु पे, उसके अंडों पे काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है, पड़ता भी है। और अगर हम उसे टाइम से पहले, उसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगने से पहले अगर हम उसे प्रिजर्व कर लें, तो आगे जाके उनको जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने वाली थी, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं या ऑन्को फर्टिलिटी कहते हैं। ये भी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि वो कैंसर की ट्रीटमेंट में ही लग जाते हैं। पर क्योंकि आज का कैंसर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% बच्चे जो हैं, जो यंग बच्चे थे, वो बच जाते हैं और एक हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और करेंगे भी। एंड ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मैंने न्यू कैसल फर्टिलिटी सेंटर इंग्लैंड से इसमें ट्रेनिंग ली है मैंने, और एंड आई वॉज सिलेक्टेड अमंग द टॉप 20 स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड फॉर दिस थिंग, एंड आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी, ताकि मैं वहाँ पे जाके ये चीज़ सीख सकूँ और इंडिया में आके इसको रेसिप्रोकेट कर सकूँ। थैंक यू।